Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 9th science chapter 5 the fundamental unit of life. तो चैप्टर 5 हम रीड कर रहे थे, इसका पार्ट 13 आज हम रीड करेंगे। देखो सेल वॉल से हम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 88 आपको ओपन करना है। सेल वॉल के बारे में हम रीड करेंगे। सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट रिजिड प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव कवरिंग फाउंड इन ऑल द प्लांट सेल्स। यानी कि जो सेल वॉल होती है वो आउटर लेयर होती है, रिजिड यानी कि बहुत ही कठोर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है और सपोर्टिव कवरिंग होती है, जो किस में पाई जाती है? सभी प्लांट सेल्स में, बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में और कुछ प्रोटिस्टा में पाई जाती है। इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। और किस में एब्सेंट होती है? ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और सबसे पहले सेल वॉल को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स द सेल्स आर फर्मली ज्वाइंट टुगेदर लाइक रूम्स इन अ बिल्डिंग। यानी कि जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं तो उनमें जो सेल्स होती है वो कैसे ज्वाइंट रहती है साथ में, जैसे बिल्डिंग में रूम होते हैं वैसे ही कैसे ज्वाइंट रहती है सेल्स। द लेयर दैट इज कॉमन टू टू एडजेसेंट सेल इज नोन एज मिडिल लेमिला। और जो लेयर होती है जो इनमें दो सेल्स के बीच में क्या होती है? कॉमन लेयर होती है, उसको क्या बोला जाता है? मिडिल लेमिला के नाम से जाना जाता है। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट एंड इज फॉर्म्ड जस्ट आफ्टर सेल डिवीजन। यानी ये जो लेयर होती है वो किससे बनी हुई रहती है? कैल्शियम पैक्टेट से बनी हुई रहती है। और जो लेयर होती है ये मिडिल लैमेला, वो किसके बाद बनती है? सेल डिवीजन के बाद बनती है। इन एडिशन टू मिडिल लैमेला देयर आर फॉलोइंग टू लेयर्स इन द सेल वॉल। और मिडिल लैमेला के साथ ही में टू लेयर्स और भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है? इट इज़ आउटर थिनर इलास्टिक कोट एंड इज फिर मैनली मेड ऑफ सेलुलोज। यानी जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो आउटर थिनर यानी पतली और इलास्टिक यानी कि लचीली एक कवरिंग होती है, जो किससे बनी हुई रहती है? सेलुलोज से बनी हुई रहती है। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल वॉल, इट लाइज लाइन इनर टू प्राइमरी सेल वॉल ओनली इन मैच्योर एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स। यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ होती है और ये कहाँ पाई जाती है? ओनली मैच्योर और नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो होती हैं वहाँ पर पाई जाती है। इट इज़ केमिकली फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड मे बी फर्दर डिपॉजिट विथ सुबेरिन और लिग्निन। यानी कि ये केमिकल रसायनों से बनी हुई रहती है, जैसे सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज हैं, और क्या इसके ऊपर सुबेरिन और लिग्निन भी क्या रहता है? डिपॉजिट हुआ रहता है। लिग्निन एंड सुबेरिन आर प्रीवियस टू वाटर। यानी लिग्निन और सुबेरिन जो होते हैं वो वाटर के लिए क्या होते हैं? इम्परवियस होते हैं, अगम्य होते हैं। डिपोजिशन ऑफ दीज सब्सटेंसेज इन सेल वॉल मेक इट इम्परमिएबल टू वाटर, देयरफॉर द सच सेल्स डाई। यानी कि जो ये लिग्निन और सुबेरिन है जिनके डिपोजिशन की वजह से क्या होता है? सेल वॉल कैसी हो जाती है? वाटर के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। यानी वाटर इसमें पारगम्यता नहीं रहती है, कोई भी मटेरियल इसमें से गुजर नहीं पाता है। देयरफॉर इसलिए क्या होती है? सेल डाई यानी मर जाती है सेल। तो यहाँ पर देखो cellulose is a complex fibrous carbohydrate which cannot be digested by human beings and several other animals. It is the most abundant organic molecule. यानी जो सेलुलोज होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट होता है जिसको होमोपोलीसेकेराइड भी बोला जाता है, जो क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा या फिर अदर एनिमल्स जो होते हैं कुछ, उनके द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है, इसका पाचन नहीं होता है सेलुलोज का। इट इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें देखो मिडिल लेमेला ये होती है, यानी दो सेल्स होती है ना, उनके बीच की जो लेयर होती है इसको मिडिल लेमेला बोला जाता है। और इसके जस्ट ऊपर प्राइमरी सेल वॉल
जो किससे बनी हुई रहती है, सेल्यूलोज से। और जिसके ऊपर सेकेंडरी सेल वॉल होती है जो मेनली किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई रहती है। और ये किस में पाई जाती है, ओनली प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, इन बैक्टीरिया द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेंस वाइल द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मोस्टली मेड ऑफ काइटिन। यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन से बनी होती है, जबकि जो फंजाई होती है उनकी सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है। द सेल्स हैविंग सेल वॉल डू नॉट रप्चर इवन इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी जो सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती हैं वो उनको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं, तब भी वो नष्ट नहीं होती है। द सेल वॉल हेल्प्स इन मेकिंग सेल टर्जिड बाय द एंट्री ऑफ वाटर इन इट। और जब सेल वॉल किस में हेल्प करती हैं, जब वाटर किसके अंदर एंटर करता है, सेल के अंदर एंटर करता है, तो उसको क्या करती है, वो फुला देती है, टर्जिड यानी स्पीड कर देती है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल मेक्स द प्लांट सेल टॉलरेट चेंजिंग मीडियम इजीली इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल्स। यानी कि जो सेल वॉल की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है उनमें क्या होता है, जो मीडियम होता है वो इजीली चेंज हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, एनिमल सेल के कंपैरिजन में, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, केवल प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। लास्टली हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में रीड किया था और अभी हमने किसके बारे में रीड किया, सेल वॉल। तो सेल वॉल तो क्या होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, बहुत ज़्यादा कठोर लेयर होती है, जो किस में पाई जाती है, ओनली प्लांट सेल में पाई जाती है। तो सेल वॉल और उसके अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। तो इनमें हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट डिफरेंस है यहाँ पर अकरेंस, यानी इनकी उत्पत्ति किस तरह से होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखेंगे, इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। यानी कहाँ पर पाई जाती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है, इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। लेकिन सेल वॉल ओनली किस में पाई जाती है, प्लांट सेल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है पोजिशन, यानी कहाँ पर इनकी पोजिशन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है, इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ एनिमल सेल्स एंड इनर टू सेल वॉल इन प्लांट सेल। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल्स में तो कहाँ होती है, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसलिए सबसे बाहर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। जबकि प्लांट सेल में क्या होती है, इनर वॉल होती है। किसके अंदर होती है, ये सेल वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी पाई जाती है। और सेल वॉल में क्या होगा, इट लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ प्लांट सेल। और ये जो सेल वॉल होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, प्लांट सेल के आउटसाइड यानी बाहर की तरफ पाई जाती है, ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। थिकनेस, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है थिकनेस, यानी इसकी मोटाई कितनी होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसी होती है, इट इज़ क्वाइट थिन, यानी ये बहुत ही पतली सी होती है। सेल वॉल इट इज़ अ थिक एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ये कैसी होती है, मोटी होती है सेल वॉल और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर यानी अजीवित संरचना होती है। ठीक है। रिजिडिटी, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है रिजिडिटी, इट इज़ पीलिएबल, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है यानी कठोर होती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई रहती है, लिपिड प्रोटीन, और जो लिपिड प्रोटीन से तो बनी होती है और स्मॉल अमाउंट में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। सेल वॉल क्या होती है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। और सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई रहती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखो, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी तो इसमें फर्स्ट में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इट सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव मटेरियल्स को ही अपने अंदर आने देती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, परमिएबल होती है यानी पारगम्य होती है। नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है फंक्शन, यानी ये क्या कार्य करती है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या फंक्शन करती है, इट्स मेन फंक्शन इज टू
hold cellular contents and control passes of materials into and out of the cell। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या फंक्शन करती है कि जो सेलुलर कंटेंट होते हैं यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंटेंट होते हैं उनको और जो उसका मतलब मटेरियल्स का आने जाने का जो रास्ता होता है अंदर जाने का या बाहर जाने का उसको कंट्रोल करती है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि सेल वॉल क्या करती है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द सेल। जबकि जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को और मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो देखो सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं। The cell wall provides protection to inner contents of the cell, यानी कि cells from mechanical injuries, chemicals and entry of germs। यानी जो सेल वॉल होती है वो जो सेल के अंदर के जो इनर कंटेंट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किससे, मैकेनिकल इंजरी यानी यांत्रिक कोई चोट नहीं लगे, केमिकल्स और जो अदर जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं जो बाहर से एंटर करते हैं तो उनसे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कौन, सेल वॉल। इट सेकंड फंक्शन इसका, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू रिजिड सेल वॉल टू द एरियल पार्ट्स। और ये जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के यानी जो हवा में झूलते रहते हैं पार्ट्स, हवाई भाग जो होते हैं उनको क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है यानी उनको यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। क्योंकि जो ये सेल वॉल होती है कैसी होती है, कठोर होती है। इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप एंड साइज टू द सेल, और ये सेल को एक निश्चित आकार और आकृति देती है। सेल वॉल ऑफ रूट हेयर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और सेल वॉल जो होती है वो रूट हेयर को किस में हेल्प करती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में, सॉइल से मिनरल का एब्जॉर्प्शन करने में। इट प्रिवेंट्स अनड्यू एक्सपेंशन ऑफ द सेल, और ये सेल को प्रसारित होने से बचाती है यानी फैलने से बचाती है। सुबेरिन एंड क्यूटिन प्रेजेंट इन सेल वॉल प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और सुबेरिन और क्यूटिन जो पाए जाते हैं सेल वॉल के ऊपर जमे हुए रहते हैं वो क्या करते हैं, सेल वॉल को वाटर इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण से बचाते हैं। इट हेल्प्स इन कीपिंग अ बैलेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दैट ऑफ एनवायरनमेंट। और ये किस में हेल्प करता है, मतलब इंट्रासेलुलर ऑस्मोटिक प्रेशर और जो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उनके दोनों के बीच में क्या बनाए रखता है, बैलेंस बनाए रखता है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.6 हम रीड करेंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट प्लाज्मोलाइसिस अकर्स ओनली इन लिविंग सेल्स। यानी कि हम इस एक्टिविटी में क्या रीड करेंगे कि जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो केवल किस में होता है, लिविंग सेल में ही दिखाई देता है। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, फ्रेश रियो लीव्स। रियो एक तरह का प्लांट होता है, एलोवेरा की तरह का प्लांट होता है, तो उस प्लांट की हमें लीव्स लेनी है, वाटर लेना है, शुगर लेना है, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है, ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप, नीडल, फाइन ब्रश, ड्रॉपर, बॉइलिंग एपरेटस, ब्लॉटिंग पेपर। तो ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। प्रोसीजर ए क्या रहेगा, प्रोसीजर ए हम रीड कर रहे हैं। टेक आउट अ पिल फ्रॉम द पर्पल कलर्ड साइड और रियो लीफ बाय ट्विस्टिंग एंड टीयरिंग। यानी जो रियो प्लांट है उसको हमें उसकी जो लीफ है पर्पल कलर की उसको हमें ट्विस्ट करना है, मोड़ना है और उससे क्या निकालनी है, एक उसकी झिल्ली निकालनी है, लीफ की झिल्ली निकालनी है। Mount the pill in a drop of water on a clean glass slide and examine cell under the high power of a microscope। और उस पिल को हमें ग्लास स्लाइड के अंदर रखना है और उसमें वाटर ड्रॉप डालनी है और उसके बाद हमें क्या करना है, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, द सेल ऑफ रियो पिल आर क्लोजली पैक्ड। यानी जो रियो पिल है जो उसकी सेल्स है वो क्या रहती है, क्लोजली पैक्ड रहती हैं यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। द सेलुलर कंपोनेंट्स अपीयर पर्पल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्पल पिगमेंट। और जो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं यानी सेल के अंदर के जो घटक होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है वो पर्पल कलर का उपस्थित होता है। द लीफ पिल कंटेन्स ग्रीन कलर्ड ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो लीफ पिल होती है उसमें ग्रीन कलर की ग्रैन्यूल्स पाई जाती है जिनको क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है।
ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसीजर हमने इसका कर लिया। नेक्स्ट प्रोसीजर है, नाउ पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ पिल ऑन द स्लाइड वेट फॉर मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। पहले तो हमने नॉर्मल वाटर रखा था उसमें, अब क्या रखना है, शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में उसको रखें और स्लाइड में हमें उसको रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, द सेल कंटेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल, यानी जो सेल कंटेंट है वो सेल वॉल से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, द साइटोप्लाज्म अलोंग विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ कम टू लाई ऑन द साइड ऑफ द सेल वॉल इन द लीफ पिल सेल्स एंड अ क्लियर स्पेस इज सीन बिटवीन द सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कहाँ आ जाएगा, एक साइड में इकट्ठा हो जाएगा। और जो सेल इन अ लीफ पील सेल एंड अ क्लियर स्पेस इज सीन, यानी एक क्लियर स्पेस हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें, ये तो क्लोजली पैक्ड हमें दिखाई दे रही है टर्जिड सेल है, यानी ये फूली हुई कोशिकाएं हैं। और इसमें जो प्लाज्मोलाइसिड सेल है तो इसमें क्या होगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड आके इकट्ठा हो जाएगा एक तरफ और यहाँ पर हमें खाली स्पेस दिखाई देगी। ठीक है, in this condition exoosmosis takes place due to which cells become plasmolyzed। और इस कंडीशन में एक्सोऑस्मोसिस होगा और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से क्या घटित होगा, यहाँ पर प्लाज्मोलाइज्ड होगा। प्रोसीजर सी हम रीड करेंगे, नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। और हमें अब क्या करना है, प्रोसीजर सी में क्या करना है कि रियो की जो लीव्स हैं उसको क्या करना है, बॉईल करना है हमें कुछ मिनट्स के लिए। दिस किल्स द सेल्स, और ये जो हम अगर उसको बॉईल करेंगे तो उसकी सेल्स क्या होंगी, मर जाएंगी। देन टेक अ पिल एंड माउंट इट ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इन अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब फिर उसकी सेल जो पिल है उसकी यानी जो पत्तियां हैं उसकी पिल को हमें निकाल के क्या करना है, स्लाइड में रखना है और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। और शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन हमें उसकी साइड पर डालना है स्लाइड पर। वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन, और उसके बाद हमें कुछ मिनट का वेट करना है और उसको वापस से ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, द बॉइल्ड लीफ पील डिड नॉट एब्जॉर्व एनी वाटर एंड डिड नॉट स्वेल, यानी जो बॉइल्ड लीफ पील है वो क्या होगी, न तो कोई वाटर एब्जॉर्व करेगी और ना ही वो फूलेगी। दिस शोज दैट ओनली लिविंग सेल शोज प्लाज्मोलाइसिस एंड नॉट द डेड सेल। तो इससे क्या शो होता है, क्या रिजल्ट आता है कि जो लिविंग सेल्स होती है वो ही प्लाज्मोलाइसिस शो करती है, जबकि डेड सेल जो होती है, मरी हुई कोशिकाएं, वो प्लाज्मोलाइसिस शो नहीं करती हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। यानी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, इफ़ अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी जब किसी प्लांट सेल को हम किसमें, स्ट्रॉन्ग शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हैं, विच इज़ हैविंग कंसनट्रेटेड हायर देन सेल शेप, जो किससे ज़्यादा कंसनट्रेट होता है, जो यानी सेल के अंदर का जो मटेरियल है उससे ज़्यादा कंसनट्रेट होता है। देन वाटर फ्रॉम द सेल शेप फ्लो आउट ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। तो जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ, बाहर की एनवायरनमेंट में क्या करेगा, फ्लो करेगा, एक्सोस्मोसिस होगा। दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल शेप कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। और जो ये सेल के अंदर का जो लिक्विड है उसका जो वाटर लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, जो प्रोटोप्लाज्म है सेल का, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा। अल्टीमेटली प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल सेपरेटेड फ्रॉम द सेल वॉल एंड एज्यूम्स स्पेरिकल शेप। यानी अल्टीमेटली यानी लास्ट में क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो क्या करेगा, सेल वॉल से किसको, सेल को सेपरेट कर देगा। ठीक है, और क्या स्पेरिकल शेप हमें दिखाई देगी उसकी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से शेप दिखाई देगी। दिस कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, और इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस द सेल वॉल डज नॉट श्रिंक बिकॉज इट इज़ रिजिड एंड डेड। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस के दौरान सेल वॉल श्रिंक यानी सिकुड़ती नहीं है,
क्योंकि जो कैसी होती है ये रिजिड यानी कठोर होती है और डेड यानी ये मरी हुई रहती है। हाउएवर हालांकि इट इज़ परमिएबल सो इट अलाउज द एक्सटर्नल सॉल्यूशन टू एंटर थ्रू इट एंड फिल द स्पेस बिटवीन श्रिंक्ड प्रोटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। लेकिन ये कैसी होती है, परमिएबल यानी पारगम्य होती है, तो ये किसको, एक्सटर्नल सॉल्यूशन को अंदर एंटर करने के लिए अलाउ कर देती है और जो स्पेस बची हुई रहती है वो क्या हो जाती है, प्रोटोप्लाज्म से भर जाती है। Thus, in a plasmolysed cell, the space between the protoplasm and cell wall is occupied by external solution plus water which has come out of protoplasm. जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्लाज्मोलाइज्ड सेल हैं उसके जो प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है उसमें क्या भर जाएगा, एक्सटर्नल सॉल्यूशन और प्लस वाटर, तो उसमें फिल हो जाएगा और विच हैज़ कम आउट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट, डी प्लाज्मोलाइसिस। इट इज़ अ प्लाज्मोलाइज सेल इज प्लेस्ड इन वाटर और एनी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसमें क्या करेंगे, अगर किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हम किस में प्लेस करेंगे, वाटर में या फिर अदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखते हैं, वाटर एंटर्स इनटू द सेल ड्यू टू एंडोस्मोसिस, और एंडोस्मोसिस होगा जिसके कारण वाटर कहाँ पर एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर चल जाएगा। द प्रोटोप्लाज्म एज वेल एज द सेल एज अ wall attains its original form and shape. This phenomenon is known as deplasmolysis, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है और जो सेल है वो क्या अपनी ओरिजिनल फॉर्म में और शेप में आ जाएगा और इस फिनोमेनन को क्या बोला जाता है, डीप्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट, टर्न द पेज। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक। न्यूक्लियस केंद्रक। इट इज़ द मोस्ट कॉन्स्पीशियस एंड द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द यूकेरियोटिक सेल, यानी जो न्यूक्लियस होता है वो यूकेरियोटिक सेल में पाया जाने वाला एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल या फिर एक सुस्पष्ट स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप एंड इट्स फाइन स्ट्रक्चर हैज़ बिन रिवेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी इसको हम किस में देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और अगर इसको अच्छे से हमें ऑब्जर्व करना है तो हम किस में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। द न्यूक्लियस कैन बी कॉल्ड कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, यानी जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या बोला जाता है, सेल का कंट्रोलिंग सेंटर बोला जाता है। सिंस इट कंटेन्स क्रोमोसोम्स एंड जीन्स विच कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ इंडिविजुअल सेल, और इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। स्टैनिंग मेक्स द रिजोल्यूशन मोर प्रोनाउंस्ड, और अगर हम इसको स्टैंड करके देखते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट्स हैं या किसी भी स्टैंड से स्लाइड को हम स्टैंड करते हैं तो हमें और भी अच्छा उसमें स्ट्रक्चर दिखाई देती है। न्यूक्लियस एज वेल एज क्रोमोसोम कैन बी स्टैंड वेरी वेल विद द स्टैन एसिटोकार्मिन, और जो न्यूक्लियस हैं उसके साथ साथ हम यानी एसिटोकार्मिन जो स्टैन होता है उससे अगर हम स्लाइड को स्टैंड करते हैं तो हम न्यूक्लियस के साथ साथ क्रोमोसोम को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं स्ट्रक्चर स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस के बारे में आगे और भी डीप में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।